सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य 10th स्टैंडर्ड वालों। एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट, यही चैप्टर चल रहा है। तीसरा वीडियो है आज। लास्ट वीडियो में एसिड्स और बेसिस की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो वो सारी चीजें सीखने के बाद आज नए टॉपिक में क्या दिया है? तो नए टॉपिक में दिया है कि भाई एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है। मतलब सारे एसिड्स को अगर तुम देखो तो इन सारे एसिड्स को हम एसिड क्यों कहते हैं, हमने कैटेगराइज क्यों किया है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एसिड हैं, ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस बेस हैं, राइट। मैंने क्लासीफाई करके भी बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, राइट। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे, हमने उसमें से किसी सब्सटेंस को एसिड में डाल दिया था, कुछ सब्सटेंसेस को हमने बेस में डाला था, कुछ सब्सटेंसेस को हमने सॉल्ट्स में डाला था, याद है। तो वो जो हमने एक ग्रुप बनाया एसिड्स का, वो हमने किस बेसिस पर बनाया, ठीक है। वहां तो मैंने आपको डायरेक्टली क्लासीफाई करके बता दिया, मैंने आपको बताया कि इसको एसिड कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। लेकिन कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो चीजें कॉमन होंगी कि वो जो सारी चीजें उनमें से पर्टिकुलर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में कॉमन है, उनको हमने एसिड बोल दिया। अब इनसे अलग दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो खुद आपस में कॉमन है, उनको हमने बेस बना दिया, कुछ को हमने सॉल्ट बना दिया, राइट। तो जितने भी एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स के बीच में कुछ तो चीज कॉमन होगी। जितने बेसिस हैं वो सारे बेसिस के बीच में भी कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन होगी, राइट। तो ये सारी चीजें, ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड्स में क्या कॉमन है और बेसिस के अंदर क्या कॉमन है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन आज का। चलते हैं मुद्दे पर। तो बच्चों, कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उन्हीं को थोड़ा सा वापस मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, राइट। हमने लिया था HCl नहीं लिया था, राइट। हमने तो क्या लिया था? ऑक्सैलिक एसिड और ये सब लिया था, राइट। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो का, फिर हमने देखा था एक और क्या था, विनेगर, जो कि एसिटिक एसिड था, है ना। फिर हमारा ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड थे, राइट। इन सब को हमने एसिड्स कहा था, है ना। क्यों? टोमेटो के अंदर जो सब्सटेंस है उसको हमने एसिड कहा। क्यों विनेगर को हमने एसिड कहा? क्यों ये ऑरेंज या लेमन के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हमने एसिड कहा? इनको बेस क्यों नहीं कहा, है ना। हमने NaOH को बेस कहा, हमने Na2CO3 यानी कि हमने सोप को बेस कहा था, हमने टूथपेस्ट को बेस कहा था, याद हो तो। इसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट उनको हमने बेस कहा था। क्यों कहा था? तो वो आज चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो एसिड्स क्या हैं, पहले हम बात करेंगे एसिड्स के अंदर सारे एसिड्स में कॉमन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखो होगा क्या, अगर आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, क्या करते हो? एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसको? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड है, ठीक है। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है पता है? ये बंदा जब वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो इसका ये H और Cl दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी के साथ तुमने HCl भी मिक्स कर रखा हुआ है, ठीक है, आपका दोनों मिक्स है HCl और पानी। तो इसमें HCl जो है ना, वो H+ और Cl नेगेटिव दो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो HCl का क्या हुआ? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आयंस ब्रेक हो गए। अच्छा, ये तो HCl की बात हुई, एक एसिड। अगर मैं H2SO4 लूं, H2SO4 को मैं वाटर के साथ डिसॉल्व कर दूं, ठीक है, पानी और H2SO4 का मिक्सचर ले लिया मैंने, उसमें क्या होगा? वहां भी यही होगा, ठीक है। वहां पर भी H पॉजिटिव आयन बनेंगे और SO4 नेगेटिव आयंस बनेंगे, ठीक है। वहां आपका H2SO4, ये किसके बना हुआ पता है? H और SO4 नेगेटिव आयंस का बना हुआ है, ठीक है। इसका इस तरफ लिखो, इस तरफ लिखो। तो ये सल्फेट और हाइड्रोजन आयंस दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? हाइड्रोजन सल्फेट था आपका, सल्फेट और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कहां? पानी में जब डिसॉल्व करोगे इसको। मतलब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तो क्लियर है ना? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस को जब अपन पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो अपन कहते हैं कि इस सब्सटेंस का वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे H2SO4 को पानी में डिसॉल्व कर रखा है तो H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। HCl डिसॉल्व कर रखा है तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाता है। अच्छा,
अब ये जो पॉजिटिव आयन है H प्लस आयन, ठीक है, यही चीजें आपको हर एसिड में देखने को मिलेंगी। एक और एसिड ले लेते हैं अपन HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसको भी जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो यहां भी आपको एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा और NO3 नेगेटिव आयन मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, ये सारे एसिड जो हैं वो क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, ठीक है, सब में H पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा। क्लियर है, पक्का है। तो सारे एसिड्स में ये चीज कॉमन है कि व्हेन ऑल एसिड्स, ठीक है, ऑल एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गिव अप H प्लस आयंस, ठीक है। अब देखो कई तरह के क्लासिफिकेशन है, कई तरह की थियरीज हैं, क्लासिफिकेशन नहीं, कई तरह की थियरीज हैं। कुछ लोग H प्लस आयन के हिसाब से समझते हैं, कुछ अलग तरीके से समझते हैं, बट सारी थियरीज का ना हमको एक ओवरऑल व्यू दिया, हमको कंबाइन करके एक ही चीज समझा दी गई है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आप आगे की क्लासेस में जाओगे या कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स में ऐसा होता है कि सारी एसिड बेस थियरीज डिस्कस की गई हैं, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की अलग हैं, ठीक है, और ये अर्हेनियस की अलग है, सबकी अलग अलग थियरीज डिस्कस की हुई हैं एसिड बेस की। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरीज दी हैं कि हम इन सब्सटेंसेस को एसिड कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को बेस कहते हैं, सबकी अपनी अपनी थियरी। जैसे आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था 9th में, है ना, किसी ने अलग एटॉमिक मॉडल दिया, फिर किसी ने अलग एटॉमिक मॉडल दिया, वैसे ही एसिड बेस को लेकर भी अलग अलग थियरीज थी, ठीक है। तो हमको ना एक समराइज करके सबका मिला जुला कर एक ओवरऑल एक सेटअप समझाया गया है हमारी बुक में, ठीक है। हमको अलग अलग थियरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको हमारी बुक में जितना दिया हुआ है बस उतना करना है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से जितना दिया है उतना ही करना है हमको। क्लियर है। तो उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है पूरा वीडियो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगी, आपके एग्जाम के काम की होगी। हाँ, और जो आपके ज़्यादा नॉलेज के लिए होगी वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है, वो सब आपको लर्न करना नहीं रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स क्या कर रहे हैं, आप देखो सारे एसिड्स H प्लस आयंस दे रहे हैं, ठीक है, सभी H प्लस आयंस देंगे, ये भी H प्लस और Cl नेगेटिव देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H प्लस आयंस है, ठीक है, ये H प्लस आयंस आपको ऐसे फ्रीली नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप ये सोचोगे कि आप पानी में से H प्लस आयंस निकाल लो तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि H प्लस आयंस जो होते हैं ना ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये तुरंत वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा पता है, होगा ये कि देखो ये जो HCl था, HCl स्प्लिट हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, है ना। तो ये जो H प्लस है ना वो फटाक से वाटर के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव आयन दे देगा और आपका Cl नेगेटिव अलग से रहेगा, समझे। आपका HCl जो है उसमें से H प्लस निकला ना, वो फटाक से वाटर के साथ कंबाइन होके H3O बना लेगा, क्यों? H2O तो था ही और उसमें आपने एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो 3 हाइड्रोजन हो गए, राइट, H3O, है ना। और क्योंकि एक पॉजिटिव आयन आया है इसलिए इसको हम H3O प्लस पूरा चार्ज प्लस का लगा देते हैं। तो होता क्या पता है एक्चुअली में, हम इसको ऐसे भी कहते हैं, यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया कि HCl स्प्लिट हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वो H प्लस जाके वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस दे रहा है ना। या हम ऐसा कहेंगे कि एसिड और वाटर का जब रिएक्शन होता है, जब आप एसिड और वाटर को मिक्स करते हो, ठीक है, कोई आपसे पूछेगा ना कि भाई क्यों एसिड्स H प्लस आयन देते हैं, है ना, क्यों एसिड्स H प्लस आयन देते हैं पानी में, है ना, नॉर्मली नहीं देते लेकिन पानी में क्यों देते हैं। तो आपको यही कहना है कि एसिड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। ये जो H प्लस दिखाया है ना मैंने, ये प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन है? प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का बॉडी होता है, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। तो H प्लस भी आपका एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का है, H पॉजिटिव आपका प्रोटॉन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसने क्या किया, एसिड ने अपना प्रोटॉन वाटर को दे दिया, तो इसने अपना प्रोटॉन वाटर को दे दिया, ठीक है। तो इसलिए वाटर पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, वाटर को क्या मिला है, प्रोटॉन मिला है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो वाटर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लियर है, और आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, पक्का। तो इस तरह का कुछ झोलझाल होता है सारे एसिड्स के अंदर, ठीक है। आप H2SO4 की बात कर लो, ठीक है, वाटर के साथ, तो ये भी देगा आपको H3O प्लस आयन देगा और SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। अभी मैंने बैलेंसिंग नहीं लिखा है, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो आगे चला जाएगा, ठीक है। H2 का 2 H दिख रहा है ना आपको, यहाँ से 2 H निकलेंगे आयंस, क्लियर है ना, यहाँ H2 है ना तो 2 H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे आपके, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव, क्लियर है।
H2SO4 में से 2 H+ आयंस बनेंगे और एक SO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा। तो एक H पॉजिटिव एक वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ बनाएगा, दूसरा H पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन देगा, यानी कि बहुत सारे H3O+ आयंस आपको ऐसे मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी एसिड्स की। ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं? व्हेन डाइल्यूटेड एसिड्स गिव H+ और हाँ H+ एक्वस आयंस और H3O+। ये ध्यान रखना है आपको। H+ एक्वस क्यों लिखा मैंने? देखो H+ अगर मैं खाली लिखता, खाली ठीक है इस तरह से मैं खाली लिखता H+, तो मतलब कि मुझे H+ फ्री स्टेट में मिल रहा है पानी के अंदर, H+ ऐसे ही मिल रहा है मेरे को, लेकिन वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, राइट? वो डायरेक्टली क्या होता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है ना। मैंने क्या बताया, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा H+, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ बना लेता है, तो आपको वहाँ पर H3O+ मिलने वाला है। ठीक है, तो या तो लिखो कि H3O+ मिलेगा, या तो क्या लिखो पता है कि H+ का एक्वस फॉर्म मिलेगा, मतलब पानी के साथ डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा। एक्वस मतलब यही होता है ना, तो पानी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, इसलिए H+ एक्वस लिखना है हम। क्लियर है इतना? तो ये बात हो गई एसिड्स की। ठीक है, कि एसिड्स जब पानी में रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो H+ आयंस देते हैं एक्वस फॉर्म में या फिर H3O+ आयंस देते हैं। क्लियर है? सारे एसिड्स। ठीक है, तो सभी एसिड्स में ये चीज कॉमन देखने को मिल रहा है आपको कि वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं या H3O+ आयंस देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं बेस की, अब अपन बेस की बात करें अगर, तो जो बेसिस होते हैं फॉर एग्जांपल NaOH, KOH और कौन सा, और चलो अभी 2 से काम चलाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपने वाटर पास किया, यानी इनको वाटर के साथ डाइल्यूट किया आपने, तो ये आपको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देंगे। KOH है तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, अच्छा ये OH नेगेटिव आपको डायरेक्टली वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ बनाता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ये OH मिलेंगे। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, बेस इज इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस सॉल्यूशन या इन डाइल्यूट फॉर्म गिव OH नेगेटिव आयंस। क्लियर है? तो एसिड्स आपके क्या H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे, है ना, और आपके जो बेस है वो OH नेगेटिव आयंस देंगे। क्लियर है? इतना याद रहेगा आपको, पक्का? तो बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देने वाले सारे बेसिस। ठीक है, हाँ अब सारे बेसिस नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकता सारे बेसिस, मोस्ट ऑफ बेसिस आपको OH नेगेटिव आयंस देंगे वाटर के अंदर। ठीक है, सारे बेसिस नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ठीक है, इसमें आपको कहाँ दिख रहा है कि OH नेगेटिव आयन दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कहाँ, इसमें OH है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? इसमें OH था, इसमें OH था तो OH दे दिया, इसमें तो OH है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से? ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल समझो कि ये दे नहीं रहा है, लेकिन इसको ऐसा माना जाता है कि ये भी OH देता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक इमेजिनरी कंपाउंड एज्यूम किया हुआ है इसको समझाने के लिए, ये बेस होता है। ठीक है, ये बेस होता है, ये भले OH नेगेटिव इस हिसाब से देख रहे हो ना आप, OH है तो इन लोग OH दे रहे हैं, इसमें OH नहीं है तो ये OH नहीं देगा, है ना, उस हिसाब से ये बेस नहीं होना चाहिए, है ना, ये कुछ और होना चाहिए, लेकिन ये बेस होता है। ठीक है, अमोनिया क्या है आपका, बेस है, भले ये OH नेगेटिव आयन नहीं देता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये OH नेगेटिव आयन कैसे देगा, हम एक इमेजिनरी कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि NH3 ये किसी सब्सटेंस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो NH4OH बनाता है। ठीक है, और वो NH4OH फर्दर जाके NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? हम बोलते हैं कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड NH4OH बनता है, हालांकि ऐसा कोई कंपाउंड रियलिटी में नहीं बनता है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है कि NH3 वाटर के साथ कंबाइन होगा तो NH4OH बनाएगा और फिर फर्दर वही पानी में ही वो स्प्लिट होके NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे देगा। ऐसा समझाने के लिए कि अमोनिया इस तरह से बिहेव कर सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए कि OH नेगेटिव आयन इस तरह से दे सकता है, ये समझाने के लिए हम इस तरह की चीज़ें को डिस्कस करते हैं। ये साइंटिस्टों का अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप अमोनिया को बेस, अब क्या है कि अमोनिया की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने चेक की हैं वो बेस की तरह होती है। ठीक है, तो उसको बेस की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हो कि अमोनिया बेस है, ठीक है, और आपने ये भी कहा है कि बेस जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, तो ये अमोनिया OH नेगेटिव आयन कैसे देगा, तो वो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरह से अमोनिया OH नेगेटिव आयन दे सकता है। ठीक है, बट ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन का है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है,
वो एक एक्स्ट्रा था आपका, ठीक है, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, बस ऐसे ही मैंने बता दिया, ठीक है, उसका लोड मत लो, वो नहीं याद करना है आपको, क्लियर है। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे बेस इज एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, बट ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है, दोज बेसिस हु डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं, ठीक है, तो अल्कली क्या है, अनारकली नहीं है, अल्कली है, ठीक है, अल्कली वो होते हैं जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है तो ये बेस ही, ठीक है, ये क्या है, बेस हैं, ठीक है, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो वो अल्कली कहलाता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एवरी बेस is not alkali, every alkali is a base, कह दूं मैं ऐसा, क्यों, देखो बेसेस बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ बेस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं इसलिए हम उनको अल्कली कहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको तो हम अल्कली नहीं कह सकते, है ना, लेकिन जितने भी अल्कली हैं आपके, ठीक है, आपके जो अल्कली हैं वो सारे क्या हैं, बेस ही तो हैं, जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है, यही तो डेफिनेशन है, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो वो अल्कली है, तो अल्कली क्या है, एक बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, मतलब सारे जितने भी आप अल्कली देख रहे हो वो सारे अल्कली आपके बेस तो हैं, ठीक है, लेकिन आपका हर बेस अल्कली होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बेस ऐसे भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्लियर है। अच्छा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि अल्कली क्या होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है, अल्कली जितना भी आपको पीएच वगैरह का डिस्कशन करना है, अभी आगे टॉपिक जो आने वाला है उसमें, वहाँ सब हम अल्कली बेसिस की ही बात करने वाले हैं, दूसरे अल्कली बेसिस, नॉन अल्कली बेसिस की बात नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन देखा आपने, H पॉजिटिव आयन दे रहा था, है ना, और सारे बेसिस जो थे वो OH नेगेटिव आयंस दे रहे थे, है ना। अच्छा, अब एसिड और बेस तो आपने क्लासिफाई कर लिया कि इस तरह से एसिड होता है और ये सब्सटेंसेस बेस होते हैं। अच्छा, अब इसमें कई तरह के एसिड्स होते हैं, ठीक है, अपने एसिड्स देखे, आपका एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेस भी कई तरह के हैं, NaOH है, फिर जैसे हमने का एग्जाम्पल में लिया था Na2CO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा, फिर NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये सब भी एक तरह के बेस हैं, वो सॉल्ट भी हैं और बेस भी हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो इनमें ना एक, मैंने आपको बीच बीच में बताते ना, वीडियो में डिस्कस करते करते मैं कहता भी था कि ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ये कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, किसकी ताकत कितनी है, कैसे पता चलता है, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एसिड और बेस इज, कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे पता चलता है, ठीक है। टू डिटरमाइन दिस वी यूज पीएच स्केल, हम पीएच स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, पीएच में आपका जो पी है, दिस स्टैंड्स फॉर पोटेंस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, ठीक है। पोटेंस मतलब पोटेंशियल भी होता है, आप पोटेंशियल भी बोल सकते हो, या कहो पावर भी, आप पावर भी कह सकते हो, ठीक है। तो पोटेंस यानी कि पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज योर पीएच। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जो भी एसिड, जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। अब कोई एसिड है, आपने 2 सैंपल लिए, ठीक है, 2 अलग अलग एसिड्स लिए, एक एसिड आपका एसिड 1 है,
दूसरा है आपका एसिड 2, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ एसिड आप ले रहे हो, ठीक है, 10 मोल एक एसिड, 10 मोल दूसरा एसिड, सेम अमाउंट का, और सेम अमाउंट का पानी भी लिया है आपने दोनों केसेस में, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? सेम अमाउंट का वाटर दोनों में लिया है आपने, और दोनों में एसिड भी आपने सेम अमाउंट में लिया हुआ है, दोनों अलग अलग एसिड्स हैं, ठीक है। जब आप इनको डिसॉल्व करोगे तो एक चीज नोट करोगे कि जो एसिड, इनमें से जो एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाए, ठीक है, जो एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाए वो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और जो एसिड आपका कम हाइड्रोजन आयंस बनाए वो वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला हमारा, ठीक है, कि मान लो ये मोर H+ आयंस बना रहा है और ये लेस H+ आयंस बना रहा है, ठीक है। तो जो मोर H+ आयंस बना रहा है, ठीक है, इसे मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेस H+ आयंस बना रहा है मैं उसे वीक एसिड कहूंगा। क्लियर है क्या? इतना बात दिमाग में जा रहा है? भेजा मतलब खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? हाँ, खुल रहा है तो उसको भेजे में डालो और भेजे को बंद कर दो, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगा। अच्छा, अभी मत करना, सब डाल देने के बाद बंद करना, ठीक है, नहीं तो बोलोगे बंद हो गया, इतने के बाद का तो कुछ गया ही नहीं दिमाग में। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो जो एसिड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयंस रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, जो कम H+ आयंस रिलीज करेगा वो वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। कैसे? पीएच मेजर करते हैं, ठीक है, हम पीएच की मेजर से डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना वीक है, वो सारी चीजें हम मेजर करते हैं पीएच से। पीएच से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मैंने बता दिया। तो पीएच में होता क्या है पता है? हम उस पीएच में ना यही मेजर करते हैं, हम पीएच में यही मेजर करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो कितना H+ आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर वो ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका एक पर्टिकुलर पीएच होगा, ठीक है। कम रिलीज करने वाले का अलग पीएच होगा, उससे कम रिलीज करने वाले का अलग पीएच होगा, ठीक है। फिर OH नेगेटिव में जाएंगे तो उसका अलग पीएच होगा, ठीक है, जो बेस की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पीएच अलग होगा। तो हर केस के लिए अलग अलग पीएच की वैल्यू मिलती है। तो उस पीएच में ना हम यही आयंस का ही कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयंस या माइनस ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। हम H+ आयंस या नेगेटिव आयंस का कैलकुलेशन करते हैं, पीएच को हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयंस, और POH कैलकुलेट करते हैं हम माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, NCERT के लिए, ठीक है। NCERT में लर्न नहीं करना, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली है, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स में कई स्टेट बोर्ड में ये सब चीज़ें हैं, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। जिन स्टेट्स में NCERT की बुक चल रही है उनको भी नहीं करना, उनका भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये खाली मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले से ना आप ये हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हो, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको पीएच की एक वैल्यू देते हो, ठीक है। तो उस पीएच रीडिंग से हम बता सकते हैं, ठीक है। जो एक नॉर्मल बंदा आप हो, आपको दे दिया जाएगा कुछ भी, पीएच पेपर दे दिया जाएगा, पीएच मीटर दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा ये लो चेक करो, बताओ इसका पीएच कितना है और ये कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, सारी चीज़ें आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल उसको छोड़ो, अभी अपन यहाँ पर आते हैं वापस से। तो पीएच स्केल का यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस है, ठीक है। अच्छा, और वो बेसिकली अगर हम अंदर जाएं, सब्सटेंस के अंदर ऐड हों, जाकर वहाँ चेक करें, तो हमको पता चलेगा क्या कि जो ज़्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो ज़्यादा कम H+ आयंस रिलीज करेगा वो वीक एसिड होगा। तो फिर वही बात आ जाती है बेस के लिए भी। बेस में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, समझ में आया ही होगा तुमको, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा और वीक बेस क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं,
स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो मोर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, है ना, और जो लेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, वीक बेस। ठीक है, और हम pH में इन्हीं को कैलकुलेट करते हैं, है ना, H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपका हेडेक नहीं है, वो आपको नहीं समझना है, खाली इतना ध्यान रखो कि क्या क्या ध्यान रखना है कि जो H+ आयंस ज़्यादा रिलीज करेगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम रिलीज करेगा वो वीक एसिड होगा। OH नेगेटिव आयंस में जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो लेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, ठीक है, वो वीक बेस होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस बेस पर डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, पूरा ओवरऑल एक ही साथ बना लो यार। द एसिड्स विच डिसोसिएट मोर इन देयर aqueous solution are called strong acids। ठीक है, फिर वीक के लिए क्या कर लोगे, द एसिड्स विच डिसोसिएट लेस इन देयर aqueous solution are weak acids। सेम इनके लिए भी, बेस के लिए भी, द वे बेस इज which dissociate more in their, समझ ही गए होगा यार तुम यार, अब बाकी क्या बताऊं। ठीक है, आगे का सब कुछ सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो एक ही डेफिनेशन है, एक ही में से सब बन जाएगा। जो सब्सटेंसेस, अगर एसिड्स की बात करें, द एसिड्स विच डिसोसिएट मोर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बेसिस की बात करें, द बेसिस विच डिसोसिएट मोर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, अब अगर ये मोर की जगह लेस लगा दोगे, एसिड रखोगे और यहाँ लेस लगा दोगे तो वो वीक एसिड, बेस रखोगे यहाँ लेस लगा दोगे वीक बेस। ठीक है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, वो अब मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, तो पीएच का फुल फॉर्म ये बताया था, पोटेंस, और H का मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट करते हो, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हो। ठीक है, और उस हिसाब से आप लोगों का पीएच डिटरमाइन करते हो, लोगों का मतलब उन सब्सटेंसेस का। ठीक है, अच्छा, अब पीएच जो होता है, ठीक है, वो जब सारी चीज़ें आपने लिख ली, उसके बाद की चीज़ है कि पीएच जो होता है उसकी स्केल जो होती है वो होती है कितनी, 0 से लेकर 7 तक, सॉरी 7 तक नहीं, 0 से लेकर 7 और उसके ऊपर 14 तक, आपका पूरा स्केल 14 तक जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो 7 पीएच आता है, ठीक है, 0 से 7 से 14 ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये नंबर्स हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस का 1 पीएच होगा, किसी का 2 पीएच होगा, किसी का 3 पीएच होगा, किसी का 3.5 होगा, किसी का 4 होगा, 4.7 होगा, 4.9 होगा, 10.1 होगा, वगैरह वगैरह। तो 0 से लेके 14 तक के बीच में आपको पीएच मिलेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पीएच मिलेगा, इतना समझ लो। ठीक है, तो वो पीएच है, आपको वो नहीं कैलकुलेट करना कि कैसे मिलेगा। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पीएच कितना होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जितना यहाँ बताया जा रहा है। ये पीएच कैसे मिला ये आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया ना वैसे भी कि कैसे मिलता है, कि हम कॉन्सेंट्रेशंस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशंस आपका सरदर्द नहीं है, वो आपको नहीं देखना है। क्लियर है, आपको बस इतना देखना है, आपको पीएच दिया जाएगा, आपको वहीं से आइडेंटिफाई कर लेना है, आपको पीएच कैलकुलेट नहीं करना, टेंशन मत लो। क्लियर है, तो पीएच 0 से लेके 7, 7 से लेके 14, यानी 0 से 14 तक का आपका पीएच आपको मिलेगा। क्लियर है, 7 पीएच जिसका होता है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल। क्लियर है, 7 क्या कहलाता है आपका, न्यूट्रल। यानी अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो सब्सटेंस ना तो एसिड है और ना तो वो बेस है। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ, नाइदर एसिड नॉर बेस। देख रहे हो ना, 0 और 14 के बीच में आता है 7, एग्जैक्ट बीच में है, सेंटर है ये, यानी ये आपका न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाता है। अब आप 7 से लेफ्ट 0 की तरफ मूव करोगे, 7 से आप 0 की तरफ मूव करोगे तो आपको मिलेगा एसिड। ठीक है, और आप 7 से 14 की तरफ मूव करोगे तो आपको मिलेगा बेस। मतलब समझ में आया, यानी जिसका पीएच 7 से बड़ा हुआ, जिसका पीएच 7 से बड़ा हुआ, 7.1 है, 7.5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है,
14 तक, ठीक है। 7 से ऊपर जिसका भी पीएच है वो सारे सब्सटेंसेस हमारे बेस हैं, क्लियर है। और जिनका भी पीएच 7 से नीचे है वो सारे हमारे एसिड्स हैं, क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार याद कैसे करें, 7 से नीचे वाला एसिड था कि बेस था, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो। नंबर्स 0 से लेकर 14 तक जाएंगे कि 14 से 0 जाएंगे? 0 से 14 जाएंगे ना, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 अब तक अप टू 14 जाएगा। अच्छा, और आपके अल्फाबेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ए बी सी डी, तो पहले ए आता है और बाद में बी आता है, यही होता है ना, पहले ए आता है और बाद में बी आता है। तो ए के नीचे 0, बी के नीचे 14। अब समझ गए कि 0 साइड वाला जो है वो आपका क्या है, एसिड है, और इधर साइड वाला जो है वो आपका बेस है। बस इतना ध्यान रखना है कि बीच में जो 7 आता है वो आपका न्यूट्रल है, ठीक है। 7 वाला आपका न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो समझ गए अब कि 0 से 7 के बीच में है ना, ये सारा हमारा एसिड और ये सारा हमारा बेस, पक्का, सच्ची, ध्यान रहेगा ना। आप A फॉर एसिड मतलब दिस वन साइड, 0 वाला साइड एसिड है, एंड B फॉर बेस, दिस वाला साइड जो है वो अपना बेस है, क्लियर है। और बीच में बीचों बीच जो 7 पे आता है वो अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, ठीक है, न्यूट्रल में हमारे सॉल्ट्स वगैरह आते हैं, पर सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते, मैंने पहले बता दिया। कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में भी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो इतना क्लियर है पीएच स्केल पर किसका हम किसको एसिड कहते हैं और किसको बेस कहते हैं, इतना क्लियर है ना। 7 से नीचे पीएच है वो एसिड है, 7 से ऊपर पीएच है वो बेस है। अच्छा, अब इसमें भी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो हम पीएच से कैसे पता करेंगे? यहाँ लिखा था ना डिटरमाइन दिस वी यूज पीएच स्केल, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है? अच्छा, ये देखो 0 से 7, ठीक है, ये आपका एसिड और ये आपका बेस। अब मुझे बताओ कि ये जो 7 है वो न्यूट्रल है ना, 7 न्यूट्रल है, तो आप 7 से ही इधर इधर मूव करोगे, इतना ध्यान रखना है। जो आपका बीच वाला पॉइंट है न्यूट्रल वाला, उससे आप मूव करते हुए इधर जाओगे और इसी से मूव करते हुए आप इधर जाओगे, क्लियर है। और जैसे जैसे आप 7 से दूर जाते हो, 7 से आप दूर जा रहे हो 7 से, ठीक है, तो मतलब क्या कर रहे हो पता है? आप स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो आप? स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 7 से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब इधर आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, यहां भी आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। मतलब ये हुआ कि यहां से आप जाओगे तो पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, ठीक है। समझ में आया? ज्यादा कम होगा ना पीएच यहां पर, है ना। मतलब ये मेरा कहने का कि एक सब्सटेंस है जिसका पीएच 4 है और एक सब्सटेंस है जिसका पीएच 3 है, तो 4 और 3 पीएच वाले में कौन स्ट्रांग होगा और कौन वीक होगा? ये वाला स्ट्रांग एसिड होगा जो कम पीएच वाला है, और जो ज्यादा पीएच वाला है वो वीक एसिड होगा, इनके कंपैरिजन में, आपसी कंपैरिजन में, ठीक है, ओवरऑल नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो पीएच 3 और पीएच 4 वाले को, तो आपका स्ट्रांग एसिड कौन हुआ? जिसका पीएच 3 है ना। जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक है, जिसका पीएच ज्यादा वो ज्यादा वीक एसिड है, ठीक है, वो कमजोर एसिड है। तो मतलब समझो, आप खुद समझो, आपने क्या बोला 0 से 7 के बीच में एसिड होता है ना। तो 1 वाला एसिड, 2 वाला एसिड, 3 वाला एसिड, 4 वाला एसिड, 5 वाला एसिड, 6 वाला एसिड और 7 वाला न्यूट्रल। मतलब आप एसिड से कहां पहुंच गए? न्यूट्रल पे पहुंच गए, है ना। आप 0 से इधर जाओगे तो आप एसिडिटी खत्म होती जा रही है ना आपकी, तभी तो आपका बेस न्यूट्रल सब्सटेंस बन रहा है। समझ में आया क्या करना? पता चल रहा है? 0 1 2 3, आप जैसे जैसे 7 की तरफ जा रहे हो आप तो न्यूट्रल के पास जा रहे हो, ठीक है। तो यहां 0 के पास आप ज्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है, आपका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा स्ट्रांग था, और जैसे जैसे आप 7 के पास गए, आप 7 पे जाके न्यूट्रल हो गए, मतलब आपकी एसिडिटी खोती गई, क्लियर है, आपकी एसिडिटी खत्म हो गई 7 पर। अब एसिडिटी खत्म हो गई 7 पर, वो न्यूट्रल बन गया। अब 7 के ऊपर जाओगे आप, 7 8 7 से ऊपर 8 9 10 वगैरह वगैरह, तो अब आप कहां जा रहे हो? बेस में जा रहे हो, ठीक है। तो 10 11 12 13 14 जो मिलेगा आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, ठीक है। वहां पे क्या मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। इतना सिंपल याद रखो। 7 पे आप खड़े हो जाओ, आप न्यूट्रल हो, इस तरफ जाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में जाओगे, इस तरफ जाओगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो 7 पे खड़े हो आप, आपके जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 6, उसके बाद क्या आ रहा है? 5, तो 6 वाला आपसे जस्ट पास में है ना, तो आप स्ट्रॉन्ग में बढ़ोगे ना उधर। तो 7 से आप 6 गए तो एक एसिड मिला आपको, 6 से आप 5 गए, ठीक है, यानी आप और इस तरफ गए
तो और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, 5 से आप 4 गए तो और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, 3 गए और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला, 2 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्लियर है 0 तक। अब वापस 7 पे हो, बेस की तरफ चलते हैं। 8 बेस, 9 उससे स्ट्रॉन्ग बेस, 10 उससे स्ट्रॉन्ग बेस, 11 उससे स्ट्रॉन्ग बेस, 12 उससे स्ट्रॉन्ग बेस एंड सो ऑन। क्लियर है? 7 से आपको दोनों तरफ आप कहीं पर भी मूव करो आप स्ट्रॉन्ग में जाओगे। जो पहले मिलेंगे वो कमजोर होंगे, उनसे आगे जाओगे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, उनसे जाओगे और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, उनसे आगे जाओगे और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? पक्का एक से हिसाब से याद रखो और ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम मैं नहीं समझा रहा। ठीक है, इतना सिंपल ध्यान रखो और इतना समझ जाओगे तो डायग्राम भी आपको क्लियर हो ही जाएगा, उसमें कोई अनोखा नहीं है। ठीक है, वो डब्बा बनाया है एक ऐसा, ऐसा करके, ऐसा करके, इधर एक ब्लू 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 करके दे रहा है, इधर रेड रेड कलर करके दे दिया हुआ है। ठीक है, इतना लोड मत लो, इतना बता दिया मैंने। बीच में खड़े हो, जिस तरफ भी जाओगे आप स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करोगे। पहले वाले होंगे कमजोर, बाद वाले होंगे मजबूत। ठीक है, तो बताओ 4 वाला पीएच ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या 2 पीएच वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो 7 से जाओगे तो पहले क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, है ना, और उसके बाद आपको 2 मिलेगा। तो 4 वाला जो है वो आपका वीक है, 2 वाला जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी जितना कम पीएच होगा, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब एसिड के लिए कम पीएच होना चाहिए, बेस के लिए ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी समझ में आता है, 7 से कम है तो एसिड को कम ही चाहिए, ये 7 से ज्यादा है तो बेस को ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होने के लिए ज्यादा पीएच होना चाहिए, कम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए कम पीएच होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्लियर है? पक्का? चलो देखते हैं, अब आगे के टॉपिक पर चलते हैं। पीएच आप मेजर करने के लिए कई तरीके यूज कर सकते हो। ठीक है, पीएच पेपर्स आते हैं, पीएच इंडिकेटर्स आते हैं, पीएच पेपर्स आएंगे, पीएच इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे हमने वो इंडिकेटर्स देखे थे, एसिड बेस इंडिकेटर्स। पीएच मीटर आता है। ठीक है, मेथड्स टू मेजर पीएच। आप इन सारे तरीकों से पीएच मेजर कर सकते हो। पीएच पेपर में क्या होता है, कई लोगों ने देखा भी होगा, आपके अगर फादर वगैरह लैब वगैरह में काम करते होंगे तो वो घर पे लाते होंगे एक पतली सी, ऐसे पतली सी बहुत सारे पेपर्स होते हैं उसके अंदर, है ना, उसके ऊपर है ना कलरफुल बैंड्स बने रहते हैं, है ना। तो उसमें से एक पेपर निकालो और सब्सटेंसेस में डुबा डुबा के चेक करो। आप किसी सब्सटेंस में डुबाओ, चेक करो, उसका कुछ कलर में चेंज आएगा, राइट, है ना। वो कलर को आप मैच करोगे उस पट्टी पे, एक सबसे ऊपर एक पट्टी बनी रहती है, उसमें ऐसे कलर बने रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, 14 तक के आपको शेड्स मिलेंगे। ठीक है, और आपने वो एक पेपर लिया सादा, ठीक है, उसका एक क्रीम कलर टाइप का कलर होता है, किसी सब्सटेंस में डुबाओ, कलर चेक करो और इनमें से मैच करो। तो जिसके साथ मैच हो गया, सपोज इस वाले के साथ मैच हो गया 6 वाले के साथ, तो आपका पीएच 6 हो गया। सपोज किसी और सब्सटेंस में डुबाया आपने, उसका कलर कुछ और आया, इस वाले कलर के साथ मैच हो रहा है जिसका पीएच 9 है, तो आपके सब्सटेंस का पीएच 9 हो गया। ऐसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो पीएच पेपर वगैरह या पीएच इंडिकेटर्स वगैरह, इन सब में जो सब्सटेंस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था ना, एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स थे, फेनोल्फथलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, वगैरह वगैरह, राइट, कि वो एसिड में डालो तो अलग कलर दे देता था, बेस में डालो तो अलग कलर दे रहा था, है ना। तो ऐसी अलग अलग सब्सटेंसेस को लिया गया जो पर्टिकुलर एसिड के साथ कुछ कलर देते हैं, पर्टिकुलर बेस के साथ कुछ कलर देते हैं। इन सबको मिक्स कर कर एक इस तरह का इंडिकेटर बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग सब्सटेंसेस डालोगे उसके साथ तो वो अलग अलग कलर देगा। ठीक है, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि किसी सब्सटेंस का पीएच क्या है। लेकिन एक चीज है, एक प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो दोनों मेथड्स है ना, ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट डेटा देते हैं, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उतना पीएच आपको देगा। अगर मतलब कलर मैच कर रहे हो ना, ठीक है, सपोज 7 पर ग्रीन कलर है, ठीक है, तो आपका सब्सटेंस ग्रीन कलर दिखा रहा है, आपने किसी इस पेपर को किसी सब्सटेंस में डुबाया और आपने देखा ग्रीन कलर आया, तो आपका पीएच दिख रहा है ग्रीन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो ग्रीन मिलेगा आपको, हल्का फुल्का ग्रीन होगा तो भी आप उसको वही ग्रीन कंसीडर कर लोगे जो आपके स्ट्रिप पे बना हुआ है ना। तो वो एक एग्जैक्ट पीएच नहीं देगा आपको। और अब कैसी वैल्यू देगा? देखो, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह का पीएच देगा वो, है ना।
अगर उसका pH 2.5 हुआ किसी सब्सटेंस का, तो किसी सब्सटेंस का pH 3.3 हुआ, तो किसी सब्सटेंस का pH 4.7 हुआ, तो क्या करोगे? तो वो तो आपको इनसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, इनसे वो आपको डेटा नहीं मिलेगा, 2.5 3.5 का कुछ हुआ तो नहीं मिलेगा आपको, इनमें से ही कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जहां पर आपका ना क्रिटिकल नहीं है pH कैलकुलेट करना, ठीक है, मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आपका काम चल जाने वाला है, तो वहां पर आप pH पेपर्स वगैरह या मतलब pH इंडिकेटर्स वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर कहीं क्रिटिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कहीं मेजरमेंट करना, कि आपको वहाँ पॉइंट का मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर आप pH मीटर यूज़ करते हो, ठीक है। ये आपको मोर एक्यूरेट डेटा देता है, कौन? pH मीटर, ठीक है। ये अलग टाइप का आता है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये pH इंडिकेटर क्या है वो देख लो। pH पेपर, pH इंडिकेटर दोनों सेम है, दोनों में वही इंडिकेटर्स ही यूज होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, पेपर के ऊपर इसकी लेयर चढ़ा दी जाती है और ये सॉल्यूशन होता है। आप इसका बूंद डालो सब्सटेंस के अंदर, कलर में चेंज आएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पेपर डुबा के कलर मैच कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें इंडिकेटर में वो सॉल्यूशन आता है, उसको गिराओ, एक दो बूंद गिराओ और उसका कलर का चेंज देखो और मैच करो, ठीक है। सेम ऐसा है, दोनों का कामकाज एक जैसा ही है। pH मीटर में ना इलेक्ट्रोड्स वगैरह आते हैं, उसको ना सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और आपके मीटर पे ना डायरेक्ट रीडिंग आती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड, इतना नहीं बताने वाला मैं, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो, क्लियर है। अब pH मेजर कर लिया आपने, तो जैसे कि अगर अब आपको एक्टिविटीज वगैरह दी हुई हैं हमारे टेक्स्ट बुक में कि अलग अलग सब्सटेंसेस ले लो, लेमन जूस ले लो, ऑरेंज जूस ले लो, विनेगर ले लो, अपना सलाइवा का टेस्ट करो, मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस का pH चेक करना है आपको pH पेपर लेके, ठीक है। वो एक्टिविटी आपको करना है, करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, वो तुम्हारा हेडेक है, ठीक है, कर लोगे तो अच्छी बात है यार, कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा लाइफ में। अच्छा, तो वो तो बात हो गई कि हम सब्सटेंसेस का pH चेक करते हैं, कई मेथड्स देख लिया हमने pH चेक करने के लिए, ठीक है। pH चेक करके हम ये बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आपस में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। हमने डेफिनेशन वाइज भी देख लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा जाता है, वीक एसिड किसको कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहा जाता है, वीक बेस किसको कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है पता है? आपने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल आपने HCl लिया था, राइट। HCl को आपने वाटर में जब डिजोल्व किया तब आपको H3O आयंस यानी कि H+ आयंस जो रिलीज हुए वगैरह वगैरह जो आपने देखा, ठीक है, ये चीज मिली थी आपको, है ना, जब आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया था। अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व ना करो, ड्राई ही रखो, ठीक है, और इसके अंदर कोई pH पेपर डुबाओ या pH इंडिकेटर डुबाओ, तो क्या आप pH मेजर कर पाओगे? इसका pH आप मेजर कर सकते हो ठीक है। जो भी सब्सटेंस का आपको pH मेजर करना है, ठीक है, जैसे कि HCl वगैरह है, ठीक है, हमने जो डिस्कशन किया वो H2O में डिजोल्व करके किया था, राइट, कि उसमें ऐसे आयंस बनेंगे और आप आसानी से उसका pH निकाल सकते हो। जो भी डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनका pH निकाल सकते हो। पर क्या कोई जैसे HCl के साथ पानी नहीं मिक्स है, प्योर HCl है, 100% कॉन्सेंट्रेशन, इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला है आपने, आप इसका pH कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप इसमें जब pH पेपर डुबाओगे या pH इंडिकेटर दिखाओगे ना, डालोगे ना, कोई असर नहीं आएगा, ठीक है, वो pH दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, आपको pH पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का pH कैलकुलेट करना है तो जरूरी है कि वो एक्वस फॉर्म में हो, ठीक है। सो टू कैलकुलेट pH, टू फाइंड pH, द सब्सटेंस must be the substance must not be pure. We need to take its aqueous solution, ठीक है, उसका हमको एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्योर सब्सटेंस का pH आप ऐसे जो हमने अब तक मेथड्स डिस्कस किए ना उससे फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर किसी सब्सटेंस का pH मेजर करना है तो जरूरी है कि आप उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन लो, क्लियर है। एक्वस सॉल्यूशन से ही आप उसका pH मेजर कर सकते हो, क्लियर है। यानी कि आपको बोला जाए ड्राई HCl, ठीक है, और HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इनमें से किसका pH मेजर कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोला है
कि नॉर्मली हमको पता है कि सपोज HCl का pH होता है 4, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि HCl का pH होता है 4, आपको ड्राई HCl दिया गया है, इसका pH बताओ, तो अपने को नहीं पता, ठीक है, अपन नहीं बता सकते। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है। ड्राई सब्सटेंसेस का pH कैलकुलेट करना फिलहाल हमारे जो मेथड्स हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि आपके पास जितना आपने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से आप ड्राई सब्सटेंसेस का pH नहीं निकाल सकते, प्योर सब्सटेंसेस का pH नहीं निकाल सकते। ठीक है, प्योर मतलब समझ रहे हो ना, प्योर मतलब उसके साथ कुछ और मिला हुआ नहीं है, वो पूरा प्योर है। ठीक है, तो उसके साथ आपको उसका अगर pH निकालना है तो वाटर डिजोल्व फॉर्म में होना चाहिए। अब बात कर लें, अगर हम जैसे ऑरेंज जूस है या लेमन जूस है, ठीक है, उसका आप अगर pH निकालने गए तो क्या आप उसको भी पानी में घोलोगे तो ही आपको pH मिलेगा, डायरेक्टली उसका pH नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है ना, मैंने बोला ना प्योर सब्सटेंस का pH आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते, हमेशा आपको एक्वा सोल्यूशन लेना पड़ेगा, है ना। तो एक्वा सोल्यूशन लेने का मतलब जब आप ऑरेंज में जाओगे तो ऑरेंज जूस को जब तक आप पानी में नहीं डालोगे तब तक आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते pH, ऐसा नहीं है। आप ऑरेंज जूस का डायरेक्टली pH मेजर कर सकते हो, लेमन जूस का भी आप डायरेक्टली pH मेजर कर सकते हो। ऐसे लेमन की एक बूंद गिराओ, pH पेपर पे ही डायरेक्ट गिराओ, आपको pH मिलेगा। तो ऐसा क्यों, वहाँ तो हमने पानी नहीं मिक्स किया, सिंपल सी बात है भाई, उसके अंदर पहले से पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप जो भी जूसेस निकालते हो ना, ऑरेंज जूस या आपका लेमन जूस वगैरह जो भी है, ठीक है, इन सब में जो जूस है ऑलरेडी वो पानी के साथ डिजोल्व फॉर्म में है, वो ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है, तो वहाँ आप डायरेक्टली उसका pH मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। सलाइवा पूरा मुंह में पानी भरा रहता है, सलाइवा पानी के साथ ही तो प्रेजेंट होता है, और आसानी से आप pH मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम pH के इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में pH का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो सब चीज़ हमने डिस्कस कर दी कि लेबोरेटरी में यूज़ है, लेबोरेटरी में क्या काम है, ये सब है। ठीक है, हमारी लाइफ में हर जगह पर कहाँ कहाँ पर हम pH को देखते हैं और वहाँ पर pH की इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ आज ही नहीं बता दूंगा उसके बारे में, अगले वीडियो में थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो और मिलते हैं। बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, बाय, जय हिंद।